हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। फिर से एक बार स्वागत है HMWB मैथ में। मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन एंड नंबर सीरीज की प्रैक्टिस डेली बाय डेली कराता हूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और बीच बीच में हम आपसे बात भी करते रहेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, तो इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे करना कैसे। एक ट्रेन एक खंबे को 25 सेकंड में और 270 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 38.5 सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन की गति गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो 320 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कवर करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताना है। याद कीजिए, ठीक है। एक ट्रेन है, इसका मैं दो मेथड आपको बताता हूँ। मेथड पहला बेसिक और दूसरा ट्रिकी। ये कह रहा है एक ट्रेन एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो खंभा है कोई, ठीक है, ये हमारा खंभा हो गया कोई। इसको ट्रेन क्या है, कितने सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में। तो ट्रेन को जो खंबे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? सिर्फ अपने ट्रेन की लंबाई के बराबर ही। तो v स्पीड बराबर डी बाई टी। ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया x, और कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो स्पीड कितनी आ गई? ये, ठीक है, इसको एक मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का, ये 270 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ट्रेन इसको पार करती है कितने सेकंड में? 38.5 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं। तो ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी, कितनी दूरी चलेगी? x प्लस 270, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और अपनी दूरी भी तो पार करेगी। जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लेटफॉर्म हो गई, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड कहाँ पे होगी? इसका टेल ये है। तो क्या हुआ, ये अपनी पूरी दूरी भी तो चली, ये 270 मीटर तो चली ही चली। इसके बाद क्या हुआ, ये अपनी ट्रेन खुद की लंबाई भी तो चली, x, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस चली वो कितनी चली? तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? हमारा स्पीड वही है, तो 270 मीटर प्लेटफॉर्म चली प्लस खुद की दूरी ट्रेन की x चली, तो कितने सेकंड में पार करती है? 38 सेकंड में। ठीक है, ये मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, जगह मिल जाएंगे हमें। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक। ये भी मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ इसको। कितना आ गया स्पीड बराबर यहाँ? 270 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई x कितने सेकंड में पार करती है? 38.5 सेकंड। अब देखा जाए तो यहाँ भी स्पीड वही है, यहाँ भी स्पीड है, तो क्या करते हैं हम इस समीकरण को इक्वल कर लेते हैं। तो x/25 इक्वल टू 270 प्लस x 38.5। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा? 38.5 x इक्वल टू 25/70, ये हमारा आ जाएगा 25 6750, ठीक है, प्लस 25x, ये कितना आएगा? इधर ले आएंगे तो घट जाएगा 13.5x बराबर 6750। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6750 13.5
5। तो एक 0 आगे बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1300 135। ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 नवैया 135, 9 पचे 45। कितना आ गया x बराबर, ये 0 बढ़ेगा, सॉरी, कितना आ गया 500 मीटर। दशमलव हटाया तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा 500 मीटर। ये क्या हो गई हमारी ट्रेन की लंबाई। तो स्पीड क्या होगी हमारी, स्पीड हो जाएगी 500, यहाँ से समीकरण 1 से तो 25, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि अगर स्पीड को हम बढ़ा दिया जाए, सॉरी, स्पीड को हम बढ़ा दें कितना 25%, तो 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, क्योंकि 25% का मान 1/4 होता है, तो 4 से क्या हो जाएगा 5, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। 320 मीटर ये प्लस ट्रेन खुद की लंबाई कितनी है 500 मीटर भागे 25, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड से अगर हम भाग दे दें टोटल स्पीड में, तो हमें टाइम पता चल जाएगी। टाइम कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 820/25, ये हमारा आ जाएगा 25 × 75, 25 दूना 50, ये कितना, इतना सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया 32.8 सेकेंड। ठीक है, अब बताते हैं दूसरा ट्रिक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इरेज ऑल हम बताते हैं आपको दूसरा मेथड, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आपको पता है कि अगर स्पीड हमारी सेम है, ठीक है, पहले भी स्पीड यस थी, बाद में भी स्पीड हमारी कितनी है यस ही है, S1 बराबर S2। ठीक है, तो हमारा क्या होगा T1 T2 का जो रेशियो होगा वही D1 × D2 का रेशियो होगा कि नहीं होगा। तो हमारा T1 × T2 का रेशियो कितना है, पहले 25 सेकेंड लग रहा है, बाद में क्या लग रहा है 38.5 सेकेंड। तो हम इसको काट लेते हैं T की रेशियो। ठीक है, तो 5, यहाँ दशमलव हटाने के लिए यहाँ क्या करते हैं 0 बढ़ा देते हैं, तो 5 पचे 25 50 और 5 सते 35, 5 सते 35, कितना हो गया 77। तो हमारा क्या है टी का रेशियो है, तो यही तो हमारा डी का भी रेशियो होगा, डिस्टेंस का भी, क्योंकि स्पीड समान है तो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है आपस में समान होता है। तो ये भी तो कितना होगा 50 × 77, इनके बीच का अंतर कितना है 27। ठीक है, यहाँ कह रहा है एक ट्रेन एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती थी। पहले क्या करती थी, वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करती थी, बाद में कितना पार करती थी x + 270। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ, अगर टाइम का अंतर 27 हो गया तो ये दूरी जो थी वो 270 ही तो बढ़ी, पहले x थी 270, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया 27 यूनिट बराबर कितना आ गया 270। इनके बीच का अंतर कितना हो 270, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10। अगर 1 यूनिट का मान 10 है, ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 10 है तो 770 यूनिट, तो हमें पूछ रहा है x का मान, मतलब ट्रेन की लंबाई तो यही है, तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। ये हमारी क्या आ गई x बराबर 500 मीटर। तो अगर ट्रेन की लंबाई x बराबर 500 मीटर आ गई तो हमें स्पीड निकालना हुआ तो कितना हो गया, एक खंबे को पार करती है मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है, तो 500 मीटर और 50 सेकंड में पार करती है, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, यही ना होगा।
अगर हमारी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आ गई स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 25 मीटर की वृद्धि कर जाती है स्पीड में। तो अगर हम इस वृद्धि करेंगे तो 25% बराबर कितना होता है, 1/4। तो पहले 4 थी, अब क्या हो गई 5। तो 20 में 4 से क्या हो गई, ये 5 हो गई। तो 4 पंचे 20, कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। हमारी स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टी बराबर 320 मीटर ये है प्लेटफॉर्म हो गई, प्लस 500 मीटर ट्रेन की लंबाई, और स्पीड कितनी हमारी है अब, बढ़ी हुई स्पीड 25 मीटर। तो अब कितना हो जाएगा हमारा ये 820/25। टाइम कितना आ जाएगा हमारा 32.8 सेकेंड, सीधा सीधा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो ये ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने इसे समझाने के लिए सिर्फ बताया आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली इसमें आधे पॉइंट कम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 32.8 सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। एक व्यक्ति ने 1700 रुपये आर परसेंटेज प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर और 2000 रुपये R+4% के प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किए। यदि 4 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 2688 रुपये प्राप्त हुआ तो 3500 रुपये पर R+4% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, दो अलग अलग प्रिंसिपल का पूछ रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3500 प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1700 रुपये, तो हम जानते हैं PRT/100 SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो सीधा सीधा हम वही लगा देते हैं। कह रहा है कि दो हैं, एक ये और ये, दोनों का जो ब्याज है वो 2688 रुपये है 4 वर्षों के अंत में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल SI। तो हम 1700 रुपये, ये हो गया हमारा R%, मतलब R कितने सालों के लिए, 4 वर्षों के लिए, बाय 100। आगे कह रहा है कि 2000 रुपये कितने साल ब्याज दर पे, R+4 कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, बाय 100 कितना मिल रहा है हमें 2688, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, 4 कॉमन हो गया, 17R यहाँ बच गया, 20R यहाँ बच गया, 20 चौका 80, ये हो गया, ये आ गया हमारा 2688। अब जब 4 से काट देते हैं, 4 छंग 24, 4 से 28, 4 दूनी 8, 17 20 37R। इसको 80 के उधर ले जाते हैं तो कितना होगा 672 माइनस 80, कितना आ जाएगा 592 37R, सॉरी। तो R 37R बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 592 37, कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 22 बचेगा, तो 6 बार जाएगा। तो R बराबर कितना आ गया 16%। R का मान आ गया, तो अब तो हम बता ही सकते हैं कितना,
हमारी सी आई कितनी होगी अब तो बता ही सकते हैं। तो सी आई बराबर आप जानते हैं, या तो फॉर्मूला लगा लीजिए या तो सीधा सीधा। अब हमारा आर यहाँ पे सी आई के लिए कितना हो गया, सी आई के लिए आर कितना हो गया 16 प्लस 4 बराबर कितना 20%। 20% का मान जानते हैं कितना होता है 1/5। तो सी आई हमारी कितना हो, पहले 5 थी, बाद में पहले वर्ष 6 हो गई, फिर दूसरे वर्ष कितना होगा 5 से 6 फिर हो जाएगी 25 से कितना हो जाएगी 36। तो ब्याज कितना मिला हमें 11। 11 किस पे 25 पे। तो हमारा सी आई 3500 पे कितना होगा, कैंसिल कर दो, 35 गुणित 4 हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने 100 अलग कर लिया 35 अलग कर लिया। तो 25 चौका 100, 35 गुना 70 गुना 140, 140 गुणित 11 कितना हो जाएगा 0 4 5 1 1540। ठीक है, 1540 कौन सा आंसर हमारा सही है, पहला। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। 663 मिलीलीटर मिश्रण ए जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:6। कोई एक 663 ml है मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 7:6 है। ठीक है, कितना है 7:6। तो हमारा मिल्क और रेशियो कितना, अगर 7:6 है तो मिल्क कितना होगा 7×6 13 यूनिट बराबर कितना 6×6 मतलब 663 ml। तो एक यूनिट बराबर कितना 13×5 65 51 ml। तो 7×1 7 7×5 35 ml हमारा मिल्क हो गया, और हमारा वाटर कितना हो गया 6×1 6 6×5 30 ml वाटर हो गया। कह रहा है कि अब इसमें दूसरा कोई मिश्रण बी के साथ मिलाया जाता है जिसमें दूध कितना है इतना है, और सॉरी जिसमें इतना मिलीलीटर दूध है और इतना मिलीलीटर पानी है। अब क्या किया गया, इसमें ऐड कर दिया गया कितना वाटर x-6 वाटर ऐड कर दिया गया, और मिल्क कितना ऐड कर दिया गया x प्लस कितना 43 ऐड कर दिया गया। तो अब हमारा रेशियो कितना हो गया 6:5। तो हम अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 357 में x प्लस 43 कितना मिल्क ऐड कर लिया गया, और 306 में x माइनस 6 वाटर ऐड कर लिया गया। तो हमारा रेशियो कितना आ गया मिल्क एंड वाटर का 6:5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 400 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 घट जाएगा तो 300 प्लस x कितना आ गया हमारा 6×5। अब इधर गुणा कर देते हैं तो कितना होगा 4×5 20 2000 प्लस 5x बराबर 6×3 = 18 प्लस 6x। 5 को इधर ले जाते हैं 1800 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा x बराबर 200। x बराबर हमारा कितना आ गया 200। तो पूछ कितना है मिश्रण बी की कुल मात्रा कितनी होगी, यहाँ पे x प्लस 43 था तो x की वैल्यू 200, तो 200 कितना हो जाएगा ये 43, कितना आ जाएगा हमारा ये
हमारा ये कितना आ जाएगा 200 प्लस 43, 243 हमारा क्या आ गया मिल्क, और हमारा वाटर कितना हो जाएगा 200 में से 6 गया तो 194। पूछ रहा है टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल भी 243 प्लस 194 कितना हो जाएगा 7 9 4 13 3 1 437 ml। कौन सा सही है हमारा, ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही सवाल है, बस थोड़ा सा एक्स आ गया है, एक्स फैक्टर, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। साधारण ब्याज एसआई और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई, ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको सालाना जोड़ना, ठीक है। तो जो एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष दर से 6 वर्षों और 2 वर्षों के अंत में क्रमशः 5760 रुपये और 2073.6 रुपये प्राप्त हुए, निवेश की गई राशि बतानी। कोई एक अमाउंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है, कोई एक अमाउंट दिया गया है जो 6 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे और 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, ठीक है। तो और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई का है, चक्रवृद्धि ब्याज का, वो एनुअली है, ठीक है। तो हमें जो 6 वर्षों के लिए ब्याज मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, वो 5760 रुपये मिल रहा है, ठीक है। जो 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2073.6 रुपये, ठीक है। तो अगर 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए एसआई हमारा कितना है 5760 रुपये, तो 1 साल के लिए कितना होगा हमारा, 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54 और 3 आ गया 6 4 36, मतलब 960 रुपये पर ईयर हो गया। आपको पता है कि सीआई जब का और एसआई पहले साल का दोनों का इंटरेस्ट कितना होता है, समान होता है। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दोनों का समान होता है। सेकेंड ईयर में भी इतना ही मिलेगा, 960 रुपये मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा कुछ, ठीक है। अगर 2 साल का जोड़ लें, ये कितना हो गया हमारा 1920, ठीक है। ये 2 साल में हमारा इतना ये ब्याज मिल गया। तो अगर हम 1920 2073 में घटा दें, 2073.6 में 1920 पे घटा दें हम, तो कितना मिलेगा 153.6। यही तो हमारा ब्याज का ब्याज होगा जो, क्योंकि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज तो सेम ही है ये। लेकिन क्या होता है कि पहले साल का जो ब्याज होता है उसके ब्याज का भी ब्याज मिलता है ये, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया 153.6 रुपये, ये क्या हो गया हमारे इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। तो 960 रुपये पे 153 रुपये ब्याज मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 153.6 960 रुपये, 960 रुपये पे 153.6 रुपये ब्याज मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, भाग दे देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 16%, ठीक है। कितना आ गया 16%।
तो ये कह रहा है कि हम क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो 16% ऑफ पी, यही तो हमारा क्या होता है, 960 रुपये है। यही तो हमारा पहले साल का ब्याज होता है अगर देखा जाए। चलिए ठीक है, मैं फॉर्मूले से सीधा सीधा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो फॉर्मूले से मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100, सीधा सीधा पी आर टी बाई 100। तो पहले साल का कितना है ब्याज, 960 रुपये। अब पी हमें पता नहीं, वही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16, टाइम एक साल का बाई 100। तो 16 छक्का 96, कितना आ गया 60। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 6000। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आधा तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ये निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए इसे आप, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसे, फिर मैं बताता हूँ करते कैसे। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 480 रुपये अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देकर उसे बेचता है, जिससे उसे 256 रुपये का लाभ होता है। यदि दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी। एक दुकानदार है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य मतलब सीपी से 480 रुपये अधिक अंकित करता है। ठीक है, सीपी से 480 रुपये अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देकर उसे बेचता है। तो हम क्या करते हैं, 20% की छूट देकर उसे बेचता है। ठीक है, तो 20% छूट, छूट किस पे दी जाती है, आप हमेशा जानते हैं कि हम छूट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दी जाती है। और जी छूट देने के बाद जो जिस पैसे पे हम बेचते हैं उसे हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस। कभी भी आप मॉल में गए होंगे या दुकानों पे तो आप देखे होंगे कि उस पर एक टैग लगा होता है, उस पर छूट दी जाती है, जिसे हम जो टैग पे लिखा होता है उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। और छूट देने के बाद जो बेचा जाता है, जिस पैसे पे हम खरीदते हैं उसे उसे हम, वो लोग उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% की छूट देकर, 20% का मान जानते हैं आप कितना होता है, 1/5। मतलब अगर मार्क प्राइस पहले 5 थी तो छूट देकर उसे कितने पे बेचा गया, 4 पे। ठीक है, मार्क प्राइस हमारी 5 थी तो छूट देकर उसके कितने पे बेचा गया, 4 पे। आगे कह रहा है कि हम इसे 5x और 4x मान लेते हैं। हमारा मार्क प्राइस मतलब एमआरपी जो है वो 5x हो गया और एसपी 4x मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 480 रुपये अधिक अंकित करता है। अगर अधिक अंकित करता है, किस पे अधिक अंकित करेगा, जो खरीद के लगे के आया होगा कॉस्ट प्राइस पे, उसी पे तो अधिक अंकित करेगा। तो अगर हम इसमें से मार्क प्राइस में से 480 जो अधिक अंकित किया था उसने, मतलब बढ़ाया था, उसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आगे कह रहा है जिससे उसे 256 रुपये का लाभ हुआ। लाभ का पता हम कैसे लगाते हैं, सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा कर ही तो प्रॉफिट का पता लगाते हैं। और कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 256 रुपये। और हमारे यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 4x, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5x। अंदर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 480 बराबर 256। तो x माइनस एक्स इक्वल टू प्लस, इसको इधर ले जाते हैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं, 480
256, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 480 माइनस 256 बराबर x। 480 में से 256 गया तो कितना आ जाएगा 24, 224। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 224। ठीक है, x की वैल्यू 224 आ गई। तो हमारा CP पूछ रहा है, कॉस्ट SP पूछ रहा है, हमारा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो SP बराबर कितना है 4x। सॉरी, आगे और भी कुछ कह रहा है वो। ठीक है, आगे और कुछ भी कह रहा है। यदि दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहां से कितना आ जाएगा 5x माइनस 480। तो 5x की जगह कितना रखेंगे 224 माइनस 40 है 480x। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 24 पंचे 120, 1120 माइनस 480 कितना हो जाएगा 500, 640 रुपये। अब कह रहा है 20%, 25% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, तो लाभ पर बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम जानते हैं कि ये लाभ पर 25% लाभ पर बेचना चाहता है। 25% का मान 1/4 होता है। तो 4 से अगर हम 1 बढ़ा के 5 पे बेचेंगे तभी तो हमारा 25% ये प्रॉफिट होगा। तो अगर 4 की वैल्यू 640 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 4 यूनिट बराबर 640। तो 16 चौका 64, 1 यूनिट बराबर 160, तो 16 पंचे 80, 800 रुपये। तो हमारा SP कितना आ जाएगा 800। कौन सा आंसर सही है हमारा B। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये, पढ़ने की कोशिश कीजिए ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ इसे करना। 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। A हम मान लेते हैं कितने घंटे में भर रहा है, दिया है 6 घंटे में। अब B इसे 9 घंटे में भर रहा है। जब दोनों पाइप एक साथ होते हैं तो कुछ रिसाव के कारण टैंक को भरने में एक सही 2/5 घंटे अधिक लगते हैं। तो रिसाव द्वारा पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A 6 घंटे में, B 9 घंटे में। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क जो हमारा है, टोटल टंकी भर कितनी है 6 18 मान लेते हैं हम LCM। तो A की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3। B की इफिशियंसी, क्योंकि टोटल वर्क में हम टाइम से भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें, इफिशियंसी तो मिलती है हमें। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना टोटल 5A + B की इफिशियंसी। अगर हम दोनों के एक साथ चालू कर दें तो हमें टाइम कितना लगेगा, A + B द्वारा भरने में लगा टाइम, लगा समय कितना होगा 18/5 कितना होगा 3.6 सेकेंड। ठीक है, 3.6 घंटा, क्योंकि ये 6 घंटे 9 घंटे में, तो हमारा जो टाइम आएगा वो 3.6 घंटे में। ठीक है, अब कह रहा है कि A को भरने में प्लस B को भरने में प्लस C, ये C माइनस मैंने इसलिए है क्योंकि ये रिसाव कर रहा है। ठीक है, बाकी और कोई वजह नहीं है।
तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, जो पहले ए बी को भरने में टाइम लग रहा था, यहाँ पे देखिए जब दोनों पाइप एक साथ, ठीक है, तो उससे 3.6 ही लग रहा था। कह रहा है कि उससे इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 1 सही 2/5 का मान कितना होता है, 5 1 का 5, 5 2 7/5, ठीक है। तो 5 1 का 5, 5.4, इसका मान कितना 1.4 होता है। 1.4 हावर ज़्यादा लग रहा था। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 हावर लग रहा है, ठीक है। हम तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस माइनस सी, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क में अगर मैं भाग दे दूं टोटल टाइम से तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 18/5। ये हमारी इफिशियंसी आ गई। अब हमें सी की इफिशियंसी निकालनी है, ठीक है। तो हमें सी की इफिशियंसी निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, टोटल इफिशियंसी में से, यहाँ से टोटल इफिशियंसी में से हम क्या करेंगे, ए बी की इफिशियंसी घटा देंगे। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो हमारी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5×25, 7/5। ये ध्यान दीजिएगा, चिन्ह मैंने सिर्फ ये रिसाव हो रहा है इसलिए उसकी ये माइनस लिखा है, जबकि जो भर रहे हैं उनके लिए मैंने ये प्लस लिखा है। चलिए प्लस में कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, -7/5, ठीक है। ये रिसाव हो रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, सीधा सीधा लिख दीजिए 7/5, ये रिसाव वाला है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि सी द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो सी द्वारा टाइम लगेगा कितने में, कितना लगेगा, टोटल वर्क हमारा कितना है 18, और इसकी इफिशियंसी कितनी है 7/5। तो ये क्या हो गया, 18×5 = 90, ऊपर जाएगा /7, तो 12 सही 6/7 आवर, ठीक है। कौन सा आंसर सही हमारा, सी वाला। समझ में आ गया। ये जो मैंने सी दिखा रखा है, ये ध्यान दीजिएगा कि कोई चिन्ह नहीं दिया है इसमें, बस रिसाव हो रहा है, मतलब ये खाली कर रहा है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट करने के लिए माइनस दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए इसे ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो 3,000 रुपये का निवेश 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में 5184 रुपये हो जाता है। तो 2400 रुपये पर 2 वर्षों में 8% साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। तो 3,000 रुपये है कोई, 3 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5184 रुपये हो जाता है। तो हमें बताना है कि 2400 रुपये पर 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, ठीक है। तो इसका 2 मेथड है। पहला मैं बताता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, 3,000 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 3,000 रुपये, और ये क्या हुआ, टाइम दिया है, ये क्या है 5184 रुपये अमाउंट है। तो आपको पता है कि ए बराबर पी, ठीक है, 1+R/100 इंटू टाइम। 5184 रुपये दिया है ये अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा हो गया 3,000 रुपये, 1+R की वैल्यू नहीं दे रखी है, टाइम दिया है 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1728, इधर कितना आ जाएगा 1,000, ठीक है, 1,000 आ गया। तो आगे भी कट रहा है,
8 दूनी 16, हाँ 8 दूनी 16 और 8 इक्का 8, 8 छंग 48, ये कटेगा 8, 125। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इधर लाते हैं। 216 बटा 125 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 प्लस आर बाई 100 क्यूब। ये जानते हैं कि 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 1 प्लस आर बाई 100 क्यूब। जब घात घात बराबर हैं तो आपस में बेस भी बराबर है होंगे। ठीक है, तो 1 प्लस आर बाई 100, 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने पर 1/5 इक्वल टू आर बाई 100। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 20%। ठीक है, आर का मान कितना आ गया, 20%। तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा एसआई कितना होगा 2 साल के लिए। तो आपको पता है कि अमाउंट दिया है कितना, 2400 रुपया। पी, आर का मान 20 है, टी का मान 2 साल है, तो निकाल दीजिए आराम से। 24, 20 दूनी 40, 24 चौका 96, 960 रुपये। कितना आ गया, 960। ठीक है, समझ में आ गया। ये था बेसिक मेथड। अब दूसरा मैं ट्रिक वाला बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा ये है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि P/A का रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो हमारा ये P कितना है, 3000, और सॉरी, ठीक है, और हमारा अमाउंट कितना है, 5184। तो काट देते हैं हम, 3 से काटें तो 1000, और उसके बाद यहाँ कितना गया, 1728। फिर 8 से काट देते हैं तो 125, यहाँ 216। तो देखा जाए हमारा, तो इनका क्या आ रहा है, ये 5 का क्यूब है और ये कितना है, 6 का क्यूब। यानी हमारी क्या हो रही है, पहले साल भी 5 से 6 हो रही है, दूसरे साल भी हमारा अमाउंट 5 से 6 हो रहा है, तीसरे साल भी हमारा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये 3 साल हो गया, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल। तो हमारा अमाउंट क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5 से बढ़ के 1 6 हो रहा है। तो 1 5 पे इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, ये 20%। जब ये 20% में मिल गया, तो अब सीधा सीधा ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा, 2400 रुपये। पी, आर का मान 20%, टी का मान 2 साल दिया है, रख दीजिए बाय 100, कितना आ जाएगा, 960 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए आप लोग ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू आर से 33.33% कम कुशल, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, तो अकेले पी द्वारा 90% कार्य को पूरा करने में लिया गया समय कितना है। ठीक है, पी और क्यू मिलकर कितने दिन में करते हैं कार्य, पी और क्यू मिलकर उस कितने दिन में कार्य करते हैं, 40 दिन में। अब पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 25 दिन में। इनका मैं एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के लिए। ठीक है, कितना होगा, 200।
तो पी और क्यू की इफिशियंसी कितनी होगी, 40 से भाग दिए तो 5 आ जाएगा यहाँ। अब पी क्यू आर की इफिशियंसी 8। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये किसकी इफिशियंसी है, पी प्लस क्यू प्लस आर की। ये पी प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी 8, पी प्लस क्यू की इफिशियंसी 5। तो आर की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से अगर 5 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू जो है आर से 33.33% कम कुशल है। कौन कम कुशल है, क्यू आर से। तो आपको पता है कि 33.33% का मान कितना होता है, 1/3। तो कौन कम कुशल है, क्यू जो है आर से। आर का मान अगर 3 है तो इससे 1 कम कुशल है, तो ये कितना है, 2। अब यहाँ से देखिए आर की इफिशियंसी कितनी आ रही है हमारी, 3। तो 3 बराबर 3, तो क्यू का मान भी कितना होगा, 2 ही होगा। 3 बराबर 3 तो 1 बराबर 1 यूनिट, तो 2 से बराबर 2 की यूनिट। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है क्यू की एफिशिएंसी। तो क्यू और आर की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। तो पी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से क्यू की एफिशिएंसी घटा देंगे, कितनी है, 2। तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी, 3। अब पूछ रहा है पी द्वारा 90% कार्य, हमारा टोटल वर्क कितना था, 200। 200 का 90% कितना होगा, 90/100 कर देते हैं। टाइम पूछ रहा है पी द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी इफिशियंसी से भाग दे देते हैं। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 3। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल, 9 दूनी 18, 180/3 बराबर कितना आ गया, 60। ठीक है, कितना आ गया, 60। हमारा कौन सा आंसर सही है, ये। तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्वेश्चन को हल करने के बाद कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।